नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मैं राकेश चौहान आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई क्लास, एक नया टॉपिक जो है केमिस्ट्री का कार्बन तथा उसके महत्वपूर्ण यौगिक। इससे पहले हमने फिजिक्स में पढ़ा था विद्युत उपकरण तथा उनके उपयोग। आज हम पढ़ेंगे कार्बन तथा उनके महत्वपूर्ण यौगिक। कार्बन क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो कार्बन के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे, तो मैं बात करूँ पहले तो कार्बन की। तो इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं दो सिद्धांत। तो कार्बन के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जे बर्जीलियस। कौन से वैज्ञानिक थे? जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस ने 1815 में एक सिद्धांत दिया, जैव शक्ति सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया कि कार्बन होता है जो सभी प्रकार के जीवधारी स्रोत यानी जीवों से प्राप्त होता है, यानी कार्बन जीवधारी स्रोत में होता है। यानी इन्होंने बताया कि जो कार्बन होता है, कार्बन सभी जीवधारियों से प्राप्त होता है, से प्राप्त होता है। मुख्य बात इन्होंने ये बताई थी कि जो कार्बनिक है यानी जो कार्बन है जो मुख्यतः किन में पाया जाता है? जीवधारी यानी जीवित में, सजीवों में। आप बात कर ली जाए यहाँ पे, सभी सजीवों में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। किन्होंने बताया था? जे बर्जीलियस ने। कब बताया था? 1815 में। और सिद्धांत कौन सा दिया था? जैव शक्ति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? नाम से पता चल रहा है, जैव शक्ति सिद्धांत में उन्होंने बताया जो कार्बन होता है जो मुख्यतः सभी जीवधारी स्रोत से प्राप्त किया जाता है, इसी आधार पर उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? जैव शक्ति सिद्धांत। और जे बर्जीलियस ने खोज की थी, यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। उत्प्रेरक जो हमने पढ़ा है पहले प्लेलिस्ट में, आप जरूर जाके देखें। उत्प्रेरक ये होता है बाह्य पदार्थ। क्या होता है? बाह्य पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के, यानी रासायनिक क्रिया के वेग में परिवर्तन करता है। के वेग में क्या करता है? वेग में परिवर्तन। ये बीच में आ गया इसीलिए आपको बता दिया। तो जे बर्जीलियस भाई साहब थे जिन्होंने उत्प्रेरक की खोज भी की थी और कार्बन के बारे में बताने वाले पहले वैज्ञानिक। इन्होंने ये एक सिद्धांत दिया, जैव शक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत का ये मत था कि जो कार्बन होता है जीवधारी स्रोत से प्राप्त होता है और इसका अन्य कोई साधन नहीं है। यानी इनका कहना यह है कि जो कार्बन पाया जाता है मुख्यतः केवल और केवल किस में पाया जाता है? सजीवों में। यानी सजीव में आ सकता है मनुष्य, पशु, ये जो सभी किस में आते हैं? सजीव में। यानी कार्बन कहाँ से प्राप्त होता है? मनुष्य से प्राप्त हो सकता है। आप गाय ले सकते हो, बकरी ले सकते हो। इनका ये मत था कि कार्बन है जो केवल और केवल कौन सी वस्तुओं में होता है? सजीवों में होता है। तो इससे आपको क्या याद रखना? केवल यहाँ पे कार्बन के बारे में सबसे पहले जे बर्जीलियस ने सिद्धांत कब दिया? 1815 में। एग्जाम में पूछा जाता है जैव शक्ति सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने दिया? तो आपका आंसर होना चाहिए जे बर्जीलियस ने। कब दिया? 1815 में। और मुख्य बात इनकी क्या थी कि जो कार्बन है जीवधारियों से प्राप्त होता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी थी, इसके आगे एक और वैज्ञानिक आते हैं। उनका मत क्या होता है? इधर ध्यान देना आप सभी। तो पहले वैज्ञानिक थे जे बर्जीलियस। इन्होंने तो बता दिया जो कार्बन है कहाँ से प्राप्त होता है? जीवों से प्राप्त होता है। यानी सजीव वस्तु है उनमें सभी में क्या मौजूद होता है? कार्बन मौजूद होता है। लेकिन 1815 में इन्होंने बताया और सन 1828 की बात है। सन 1828 एक वैज्ञानिक आते हैं वॉलर। ये भाई साहब को जैव शक्ति सिद्धांत की बात अच्छी नहीं लगी, यानी कहने का मतलब इनको सही नहीं लगा। इन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि सभी जीवों में कार्बन उपस्थित हो।
ये गए लैब में और इन्होंने पहले तो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन करने वाले वैज्ञानिक। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कौन से वैज्ञानिक ने किया, तो आंसर होना चाहिए वॉलर सन 1828 में। और एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया और बताया कि जरूरी नहीं है कि कार्बन जो जीवधारी स्रोत में प्राप्त हो। उन्होंने क्या किया कि 2 अकार्बनिक पदार्थ लिए, पॉइंट याद रखना, 2 क्या लिए, 2 अकार्बनिक का अर्थ है जिसमें कार्बन मौजूद नहीं हो, वो लिए, और एक क्या प्राप्त कर लिया, कार्बनिक। 2 अकार्बनिक पदार्थों से एक क्या प्राप्त कर लिया, कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर लिया। ये एक आश्चर्यचकित बात है कि जब 2 अकार्बनिक पदार्थ लिए और एक कार्बनिक पदार्थ बना दिया 1828 में वॉलर वैज्ञानिक ने। उन्होंने क्या क्या लिया, एक लिया, ध्यान देना, ये पूछा जाता है अमोनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया है, अमोनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, NH4 होल ट्वाइस SO4। एक तो अमोनियम सल्फेट, यानी यह एक अकार्बनिक है। कैसे, हमें कैसे पता चला, इसमें आपको कहीं पर भी कार्बन नजर नहीं आता है, यानी पहला अकार्बनिक पदार्थ कौन सा लिया, अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट, KCNO, पोटेशियम साइनाइड, इनकी अभिक्रिया करवाई। इनकी अभिक्रिया यहाँ मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ तो हमें प्राप्त होगा एक लवण K2SO4। यहाँ से देखो K2 निकल गया, SO4 निकल गया, बार बचा NH4 होल ट्वाइस CNO। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2NH4 CNO। ये वापस संतुलित हो गया। अब क्या क्या, जो प्राप्त होने वाला अमोनियम साइनेट, इसको वापस गर्म किया, यानी अमोनियम साइनेट यानी NH4 CNO, इसको गर्म किया। यहाँ इंपॉर्टेंट प्राप्त होगा, वो सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, NH2CO NH2, ये प्राप्त हुआ। इसे आप कहते हैं यूरिया। एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक सूत्र, या पूछा जाता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि प्रयोगशाला में पूछा गया क्वेश्चन, आप पेपर उठा के देखना, प्रयोगशाला में प्राप्त प्रथम कार्बनिक यौगिक, प्रयोगशाला में प्राप्त प्रथम कार्बनिक यौगिक, तो आपका आंसर होना चाहिए यूरिया। क्या होना चाहिए, यूरिया। तो सन 1828 की बात है, वैज्ञानिक है वॉलर। उन्होंने क्या किया, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया जो बताया था जे बर्जीलियस ने। जे बर्जीलियस का मत ये था कि जो कार्बन है केवल और केवल जीवधारी स्रोत से प्राप्त होता है। लेकिन 1828 में वैज्ञानिक आए वॉलर, प्रयोगशाला में गए और 2 अकार्बनिक पदार्थ को लिया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन से 2 अकार्बनिक पदार्थ थे, समूह के रूप में आपको पूछा जा सकता है, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम साइनेट। अब इनको क्या किया, दोनों को अभिक्रिया करवाई और जो भी प्राप्त हुआ, एक तो लवण प्राप्त हुआ और साथ में अमोनियम साइनेट, फिर उनको वापस गर्म किया, डेल का अर्थ होता है गर्म, तो प्राप्त हुआ क्या, यूरिया। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिया का रासायनिक सूत्र, या पूछा जाता है प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक। ये एक प्रथम कार्बनिक यौगिक है जो लैब में प्राप्त हुआ जब 2 अकार्बनिक पदार्थों को मिलाया। एक आश्चर्यचकित बात यह है, 2 अकार्बनिक को मिलाया जिससे जो प्राप्त हुआ उसको गर्म किया तो प्राप्त हुआ यूरिया। तो आपको यहाँ पे यूरिया का फॉर्मूला याद रखना और प्रथम कार्बनिक यौगिक, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। और यूरिया की खोज पूछ ले, यूरिया का सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक बताया, वॉलर ने ही बताया था। अब हम पढ़ेंगे कार्बन की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे कार्बन परमाणु की महत्वपूर्ण विशेषताएं, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।
उनकी विशेषताएं से श्रृंखलन का गुण क्या होता है कार्बन में, तो हम पढ़ेंगे कार्बन परमाणु की विशेषताएं। ये दो सिद्धांत पढ़े हैं, यहाँ से भी फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया और इसका खंडन कौन से वैज्ञानिक ने किया, और उन्होंने एक प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया, उसका नाम क्या है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है फैक्ट के रूप में। अब हम पढ़ेंगे कार्बन परमाणु की विशेषताएं। कार्बन परमाणु की विशेषताएं। कार्बन परमाणु की विशेषताएं। पहले तो आपको अब पता चल गया है कार्बन है जो जैव शक्ति सिद्धांत के आधार पे तो जीवधारियों में, और आगे वैज्ञानिक ने बताया कि दो अकार्बनिक पदार्थ, यानी यहाँ से स्पष्ट हुआ प्रत्येक वस्तु में कार्बन होता है, जिन वस्तुओं को आप जला सकते हो। जैसे मैं बात करूँ तो कार्बन पाया जाता है दूध में, दही में, लकड़ी, कागज, इन सभी में। तो आपको एक चीज़ यहाँ से स्पष्ट है कि जिन वस्तुओं को आप जला सकते हो उन सभी में क्या मौजूद है, प्रेजेंट ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की उपस्थिति। अब मैं बात करूँ कार्बन का प्रतीक। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? कार्बन का प्रतीक जिसको आप व्यक्त करोगे सी से। किससे व्यक्त करोगे? सी से। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम कार्बन पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आवर्त सारणी में कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला तो ये बनता है, यह एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। ये लो एक क्वेश्चन बन गया, निम्न में से कौन सी अधातु है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, यानी कार्बन ऐसे व्यक्त किया जाता है, 6 यहाँ पे आता है और 12 यहाँ पे आता है। मैंने परमाणु, जब हमने जनरल साइंस स्टार्ट की तो सबसे पहला ही टॉपिक आपके लिया था परमाणु, तो वहाँ इसको शो करते हैं Z या P से, वो कितना हो गया 6। इसे ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। अब मैं बात करूं, ये क्या है? ये है A, जिसे बोला जाता है परमाणु भार। क्या कहा जाता है? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और अगर आपको इसी में न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ली जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो A माइनस Z, 12 माइनस 6, यानी 6 होंगे इसमें न्यूट्रॉन और 6 होंगे प्रोटॉन और 12 होगा इसका परमाणु भार। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन रहा है कि कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं। कार्बन के मुख्यतः 3 समस्थानिक होते हैं, और समस्थानिकों के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके पहला वीडियो जरूर देखें। परमाणु का मैंने वहां बताया था। तो कार्बन के समस्थानिक यानी आइसोटॉप, समस्थानिक यानी सम यानी समान, स्थान मतलब स्थान, जिनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ये थोड़ा बता देता हूं, परमाणु क्रमांक समान। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? इसमें समान होते हैं। क्या होते हैं? समान। तो समस्थानिक कितने होते हैं कार्बन परमाणु के? 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3। और कौन कौन से? C6 12, C6 13, C6 14। तो समस्थानिक का अर्थ है कि उसमें नीचे वाली संख्या है बच्चों या साथियों, तो ये नीचे वाली संख्या समान होगी और ऊपर वाली संख्या क्या होगी? भिन्न होगी। अब मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको कि ये जो C14 है, C14 कार्बन का एक ऐसा समस्थानिक है, इसमें पाया जाता है रेडियो सक्रिय का गुण। रेडियो सक्रियता का गुण। कौन सा गुण? रेडियो सक्रियता का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। यानी रेडियो सक्रिय गुण प्रदर्शित करने वाला कार्बन का कौन सा समस्थानिक है? तो आपका आंसर ऑप्शन में ऐसे मिलेगा आपको, C12, C13, ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, C14। तो आपका आंसर होना चाहिए C14, ये समस्थानिक है। अब पूछा जाता है कि कार्बनिक पदार्थ या जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है, जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, आयु निर्धारण। जीवाश्म कैसे प्राप्त होते हैं? यानी बहुत
पुराने समय में या बहुत चीज़ें होती है जो ज़मीन में नीचे दब जाती है और धीरे धीरे उसमें किसका निर्माण हो जाता है, जीवाश्मों का निर्माण या कार्बनिक पदार्थ का निर्माण। यानी कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारण करने के लिए कार्बन के कौन से समस्थानिक का उपयोग लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए ये पूछा गया है, कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब मैं बात करूं आगे, इसमें गुण कौन सा पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण। यानी ये जो कार्बन परमाणु है इसमें एक गुण पाया जाता है श्रृंखलन, वेरी इंपॉर्टेंट है श्रृंखलन। और एक बार तो अंग्रेजी में पूछ लिया गया केटेनेशन, यानी श्रृंखलन को अंग्रेजी में केटेनेशन, केटेनेशन। तो आपको साथ में क्या याद करना बच्चों, अंग्रेजी वर्ड भी याद करना है। केटेनेशन गुण है जो किसमें पाया जाता है, कार्बन में पाया जाता है। अब बात करते हैं ये गुण होता क्या है, अभी बात करेंगे इसकी संरचना कैसी होती है, आकृति के बारे में, कोण के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं श्रृंखलन गुण की। श्रृंखलन गुण की मैं बात करूं तो श्रृंखलन का अर्थ होता है एक कार्बन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला, तो वो क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है। श्रृंखलन का अर्थ होता है एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, केटेनेशन। ये थोड़ा याद रखना, पूछा गया है ये गुण कौन प्रदर्शित करता है, कार्बन। अब इस गुण की क्या विशेषताएं हैं, ये जो कार्बन होता है किसी भी परमाणु के साथ आसानी से जुड़ जाता है। यानी इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, श्रृंखलन। एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से और तीसरा चौथे से, इसी प्रकार एक लंबी चेन का निर्माण होता है। इसी गुण के कारण सर्वाधिक यौगिक, इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला परमाणु कौन है, कार्बन। कौन है, परमाणु कौन है, कार्बन। तो एग्जाम में पूछा जाता है आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा यौगिक है जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कार्बन। अब मैं बात करूं इसकी संरचना की, यानी इसकी संरचना यानी आकृति की मैं बात करूं तो श्रृंखलन गुण से याद रखना कि कार्बन में पाया जाता है और इसी गुण के कारण है जो कार्बन सबसे अधिक क्या बनाता है बच्चों, यौगिक बनाने वाला तत्व, परमाणु, जिसमें ये अधातु की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में, अधातु की श्रेणी में। अब मैं बात करूं ये जो कार्बन होता है इसकी संयोजकता की मैं बात करूं, कार्बन की संयोजकता, तो संयोजकता होती है 4। क्या होती है, प्लस या माइनस 4 हो सकती है। तो आपको याद रखना केवल 4 याद रखना, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये संभव है नहीं, ना तो 4 ग्रहण कर सकता है ना ही 4 दे सकता है। यानी अब मैं बात करूं बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक कार्बन को अन्य 4 परमाणुओं की आवश्यकता होती है। एक कार्बन परमाणुओं को अन्य 4 कार्बन परमाणु हो सकता है और कोई भी परमाणु हो सकते हैं। यानी ये किसकी संरचना है, मेथेन की संरचना। किसकी संरचना, मेथेन। आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में। तो इसमें जो होता है कार्बन परमाणु की संरचना होती है चतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय। पहला पॉइंट याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन समचतुष्फलकीय। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समचतुष्फलकीय, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कार्बन तथा उसके महत्वपूर्ण यौगिक। समचतुष्फलकीय होती है इसकी संरचना। अब मैं बात करूं कि कार्बन परमाणु में ये जो बॉन्ड होते हैं अन्य परमाणु जुड़े हुए, इसमें जो बॉन्ड का एंगल कितना होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि यहाँ दोनों यहाँ के बीच का कोण कितना होता है, 109 डिग्री और 28 डैश यानी मिनट कहा जा सकता है, इसे कहते हैं
तो ये बंध कोण क्या होता है? दो निकटवर्ती बंधों के बीच का कोण, दो निकटवर्ती बंधों के बीच का कोण, बंधों के बीच का कोण, बीच का कोण क्या कहलाता है? बंध कोण। ये बंध कोण कार्बन परमाणु में कितना होता है, यानी मेथेन में कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। और कार्बन परमाणु में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जा सकता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। कार्बन कार्बन में कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध भी पाया जाता है। अब मैं बात करूं, ये कार्बन परमाणु है, अन्य परमाणुओं के साथ कौन सा बंध बनाते हैं, इसकी संरचना के आधार पे हम समझ सकते हैं। जैसे ये कार्बन है और इनके साथ जुड़े हुए हैं 4 हाइड्रोजन। अष्टक नियम के अनुसार सभी परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है या वो अक्रिय विन्यास प्राप्त करना चाहता है। अब बात करें अक्रिय विन्यास, 18वां वर्ग अक्रिय गैसें, नोबल गैसें जिनका अष्टक पूरा होता है, इसीलिए इसे शून्य वर्ग के परमाणु भी कहते हैं, इन्हें गैसें भी कहते हैं। और एक परमाणु भी होते हैं और इनकी खोज रैमजे ने की थी, इन्हें शाही गैसें भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, अन्य नाम बता दिए मैंने आप सबको। अब मैं बात करूं, ये कार्बन है तो इसे 8 परमाणु चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। तो हाइड्रोजन का एक खुद का होता है, एक इसका और एक इसका और एक इसका, और कार्बन के पास 4 होते हैं, हमें पता है। अब क्या होता है कि जिसको जितनी आवश्यकता होती है शेयरिंग के आधार पे ले सकते हैं। यानी हाइड्रोजन एक है और हाइड्रोजन चाहता है मेरा अष्टक पूरा हो या मैं अक्रिय विन्यास प्राप्त कर लूं, यानी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, इसको एक देगा और इसके साथ वाला एक ले लेगा। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, और 2 पे कौन आता है बच्चों? हीलियम। यह एक क्या है? अक्रिय गैस। क्या है? अक्रिय गैस। यानी कोई भी परमाणु या तो अक्रिय विन्यास प्राप्त करना चाहता है या अष्टक पूरा करना चाहता है। अब ये हाइड्रोजन भी ऐसे करेगा, एक इसको देगा और एक इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, इसी प्रकार ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा, और इसी प्रकार ये वाला भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा और ये वाला भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। अब बची बात कार्बन की। कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 4 थे जिन्होंने एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लिया और वापस हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस प्रकार है जो कार्बन अष्टक अपना पूरा क्या कर लेगा? अष्टक को क्या कर लेगा? अष्टक क्या कर लेगा? कार्बन अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो अब ध्यान देना, कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग हो, ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, जब इलेक्ट्रॉन का साझा हो और इलेक्ट्रॉन पे दोनों परमाणुओं का हक बराबर हो, ध्यान से सुनना, दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन पर हक क्या हो? बराबर हो, तो उस समय एक बंध का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है सहसंयोजक बंध। क्या कहा जाता है? सहसंयोजक बंध। तो कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध। और इसकी एक खास विशेषता यह है कि ये जो है शेयरिंग द्वारा बनता है और अधातुओं के बीच ही बनता है। तो कार्बन अन्य परमाणु के साथ किस बंध से जुड़ा रहता है? सहसंयोजक बंध। और मैं बात करूं यहाँ हाइड्रोजन है तो इसका हक इन दोनों पे उतना ही है जितना कार्बन का उन दोनों पे है। इसने पूरा इसको डोनेट नहीं किया। जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डोनेट कर दिए जाते हैं तो एक आयनिक बंध का निर्माण होता है। जैसे Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक किसको डोनेट किया? Cl को, और Cl ने एक ग्रहण किया, तब ये यौगिक बनेगा। उनके बीच हमेशा कौन सा बंध रहेगा? आयनिक बंध। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से यौगिक में आयनिक बंध है, कौन से यौगिक में सहसंयोजक बंध है। यानी आप पता कर पाओगे, ज्यादातर उदाहरण धातु और अधातु के आते हैं। यानी इसमें सोडियम एक धातु है यानी मेटल, और इसमें ये एक नॉन मेटल है। जब मेटल और नॉन मेटल के बीच किसी भी बॉन्ड का निर्माण हो तो 99% आयनिक बॉन्ड होगा,
और बात करें जब अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के आधार पे हो तो कौन सा बॉन्ड होगा, सहसंयोजक बंध। तो अब मैं बात कर लूं अगला गुण कार्बन की कि संकरण आपको याद रखना है sp3, 4 बॉन्ड है तो एक कम कर देना, इसमें संकरण पाया जाता है sp3 संकरण। और मैं एक बार फिर बता देता हूं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, न्यूट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6। कार्बन परमाणु में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिस कारण एक कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु से, दूसरा तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसे कैटेनेशन या श्रृंखलन गुण कहते हैं। और आपको बताया था इसी गुण के कारण कार्बन है जो सबसे ज्यादा यौगिक, आप यौगिक देखोगे तो सब में कार्बन प्रेजेंट होगा, यानी सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला अधातु परमाणु तत्व कार्बन है। अब हम पढ़ेंगे कार्बन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो हमने कार्बन के बारे में सामान्य महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लिए थे। अब हम आगे पढ़ेंगे अगर कार्बन के साथ किसी को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, उसके एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसे आप बोलते हो हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हो, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अर्थ छुपा है हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल हाइड्रोकार्बन। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी इसमें नाम छुपा है एक हाइड्रो, HYDRO, हाइड्रो प्लस कार्बन गिव अस हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें प्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कार्बन तथा हाइड्रोजन की उपस्थिति हो, यानी ऐसे यौगिक, ध्यान देना, ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलके बने हो, उसके अलावा उसमें किसी भी प्रकार का अन्य परमाणु नहीं आता है। आपको इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम करेंगे कि निम्न में से हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाइड्रोकार्बन है। तो पहले इसकी डेफिनेशन की ओर जाते हैं हम। कार्बन तथा हाइड्रोजन से, कार्बन तथा हाइड्रोजन से, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को आप क्या कहोगे, हाइड्रोकार्बन, जिसमें केवल हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। जैसे मैं बात करूं, आपके सामने ये एक उदाहरण लिख दिया, आप इनको देख के बता सकते हो ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है। हाइड्रोकार्बन का कौन सा भाग है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो ये हाइड्रोकार्बन का भाग है, यानी इसमें कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, यानी 1 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन 1 कार्बन और उससे अधिक दूसरे परमाणु के रूप में हाइड्रोजन होना चाहिए। 2 कार्बन भी हो सकते हैं, 2 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 होना चाहिए। तो इसे कहा जाता है मेथेन। क्या कहा जाता है, मेथेन। तो आप कैसे पता करोगे ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें 1 कार्बन और 4 क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। जैसे C2H4, C3H6। थोड़ा ध्यान देना, कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ये किसके यौगिक है, हाइड्रोकार्बन के। हम आगे जब नामकरण पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का तब आसानी से हमें पता चल जाएगा, क्या एग्जाम में डायरेक्ट नामकरण दे दे और उसके आधार पे हाइड्रोकार्बन एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, कौन सा है, एरोमेटिक है या एलिफेटिक है, उन सब का अध्ययन हम आगे आने वाली क्लास में करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन का अर्थ क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो भी एक नया यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे एक मेथेन आया है, उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, यह हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य। किसी भी हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन का पहला सदस्य आप ले सकते हो इसे। अब मैं बात करूं, यह जो दलदली क्षेत्र होते हैं, दलदली क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, मेथेन पाई जाती है। जो धान के खेतों में, वेरी इंपॉर्टेंट है, धान के
खेतों में कार्य करने वाली महिलाओं का क्या होना, महिलाओं का बेहोश होना। जो खेतों में काम करती है महिलाओं का, धान के खेतों में, गेहूं के खेतों में काम करने वाली महिलाओं का बेहोश, वहां कौन सी गैस का निर्माण हो जाता है, मेथेन गैस का। अब सीवरेज लाइन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, सीवरेज लाइन में काम करने वाले व्यक्ति बेहोश होकर मृत्यु हो जाना, तो वहां दलदली क्षेत्र है, कौन सी गैस निर्माण हो जाती, मेथेन। और बायोगैस भी कहते हैं, या बायोगैस का मुख्य घटक भी कौन होती है, मेथेन होती है। कौन होती है, मेथेन। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने कार्बन के बारे में 2 सिद्धांत पढ़े, महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आपको याद रखने हैं। उनके फैक्ट, जे बर्जीलियस 1815 में आए थे। एक ही फैक्ट याद रखना, कार्बन है जो केवल जीवधारी स्रोत यानी जीवधारी स्रोत से प्राप्त होता है, जीवित वस्तुओं में होता है। फिर आए थे 1828 की मैं बात करूं तो वॉलर आए और सिद्धांत का खंडन किया और बताया कि जरूरी नहीं है कि कार्बन है जो जीवों से प्राप्त हो। उन्होंने 2 अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम साइनेट लिए और उनसे गर्म किया, जो भी प्राप्त हुआ, अभिक्रिया करवाई, जो भी प्राप्त हुआ उसे गर्म किया। और प्रथम कार्बनिक यौगिक याद रखना है केवल यूरिया, फॉर्मूला याद रखना NH2CO NH2। फिर हमने कार्बन की महत्वपूर्ण विशेषता पढ़ी, उसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी श्रृंखलन का गुण। फिर हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन, और आगे आने वाली क्लासों में इनका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा 21 अगस्त पैसा जीतो कॉन्टेस्ट हमारी टीम आपके लिए लेके आ रही है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।